दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करने वाले आज भाग 2 की। हम भाग 1 पे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, भाग 2 का क्या नाम है? तो भाग 2 का नाम है नागरिकता। तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता की। नागरिकता के अंतर्गत हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक किया गया है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से कौन कौन से अनुच्छेदों में या किस नंबर के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में रहेगा 5 से लगा के 11। ठीक है, अब बात आती है, एक बार ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान ग्रहण किए हैं। सबसे पहली बात आती है कि नागरिकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो नागरिकता किसे कहते हैं हम? तो नागरिकता किसी राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण सदस्यता है। साधारण भाषा में कहें तो नागरिकता क्या है? किसी राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण सदस्यता है। ठीक है, और नागरिकता को लेकर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नागरिकता, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा एवं गौरव का प्रतीक है। हम गर्व से कहते हैं कि हम क्या है? भारतीय हैं। ठीक है, हम गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो ये नागरिकता जो होती है ये गरिमा और गौरव का प्रतीक होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देश अथवा राज्य का नागरिक होना पसंद करता है, क्योंकि साधारण निवासी की अपेक्षा नागरिक विशेष अधिकारों का उपभोग करता है। यदि यह भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नागरिक विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। तो नागरिक क्या होता है? विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। नागरिक विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास कुछ न कुछ विशेष अधिकार होते ही होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता किसी राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण सदस्यता है। और नागरिक क्या होते हैं? तो नागरिक जो रहेंगे वो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। ठीक है, नागरिक क्या होता है? विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। तो नागरिकता और नागरिक में कभी अंतर आ जाए तो आप समझ जाओगे कौन से देश से ये प्रावधान ग्रहण किए हैं। ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान ग्रहण किए हैं। कौन से भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता है। ठीक, नागरिकता को उल्लेख अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब मेंस में, ठीक है, यूपीएससी हुई, एमपीपीएससी हुई, यूपीपीसीएस, यहाँ पर एग्जाम्स में मेंस में क्या हो सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता का महत्व क्या है। आपसे सिंपल सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता का महत्व क्या है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो सिंपल है, यहाँ पे दिए हुए हैं नागरिकता के महत्व संबंधी, तो हमको संवैधानिक दृष्टि से उस पर चर्चा करना है। तो मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 15 में। ये शब्द क्या लिखा है? नागरिकों में। क्या शब्द लिखा है? नागरिकों में। क्योंकि आपको संविधान में जगह जगह 2 शब्द देखने को मिलेगा। एक शब्द होता है व्यक्ति, ठीक है, और एक शब्द होता है नागरिक। व्यक्ति में विदेशी भी आ गए हैं और नागरिक भी आ गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति में क्या हो जाता है? विदेशी प्लस नागरिक दोनों शामिल है। विदेशी प्लस नागरिक दोनों शामिल है, पर नागरिक में सिर्फ और सिर्फ नागरिक ही शामिल है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, तो मैं व्यक्ति में भी शामिल हूँ, नागरिक में भी शामिल हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई विदेशी भारत में घूमने आ रहा है तो वो व्यक्ति रहेगा, वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 84, 173, इनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? तो भारतीय नागरिकों के लिए ही है। इन अधिकारों का प्रयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है,
तो उनमें से पहला हमने क्या देख रहे हैं कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। ठीक है, लेकिन विदेशियों के साथ यानी व्यक्तियों में भेदभाव किया जा सकता है। चीज आ रही समझ में? राज्य की सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको है? नागरिकों को। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 16 में। कोई भी विदेशी व्यक्ति कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या पीएससी की तैयारी नहीं कर सकता जब तक कि वो नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है। भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, भ्रमण, आवास, संपत्ति तथा पैसे की स्वतंत्रता, ये सिर्फ और सिर्फ किनको है? नागरिकों को है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 19 में लिखा है। ये अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, व्यक्ति यानी विदेशी कोई भारत में भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितनी नागरिकों को प्राप्त है। सभा, संघ, भ्रमण, आवास, इसमें सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किसको मिलेगी या अधिकार किसको मिलेंगे? तो नागरिकों को ही मिलेंगे। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये भी अधिकार किनको है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को। मताधिकार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को, अनुच्छेद 326 के अनुसार। संसद एवं विधानमंडलों में निर्वाचित होने का अधिकार अनुच्छेद 84, 173 आदि में उल्लेख है, और ये सिर्फ और सिर्फ किनको है? तो भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पदों पर निर्वाचित एवं पद स्थापित होने की पात्रता सिर्फ और सिर्फ किनके पास है? तो भारतीय नागरिक के पास ही है। कोई भी व्यक्ति मतलब विदेशी व्यक्ति, ठीक है, इसमें शामिल नहीं हो सकता, उसके पास ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिकार मुख्यतः किनको मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से संवैधानिक दृष्टि से आप नागरिकता के महत्व को समझ गए होंगे। तो संविधान में दो शब्द मिलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक होता है व्यक्ति, एक होता है नागरिक। ठीक है, व्यक्ति कौन होता है? तो व्यक्ति में कोई विदेशी भी आ गया और भारत का नागरिक भी आ गया, लेकिन नागरिक में सिर्फ और सिर्फ भारत देश का नागरिक ही शामिल है, कोई विदेशी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। और भारतीय संविधान कुछ जगहों पर भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिन पे हमने अभी चर्चा की है कि अनुच्छेद 15 में कोई नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। हम गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 16 के तहत भारतीय नागरिक ही सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति नहीं हो सकता। भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, मताधिकार, वोट डालने का अधिकार सिर्फ और किसको है? भारतीय नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, संसद विधानमंडलों में निर्वाचित होने का अधिकार, यानी विधायक, सांसद इनका चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन लड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं, कोई विदेशी नागरिक नहीं चुनाव लड़ सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम तो नागरिकता के इस अध्याय में भारतीय नागरिकता के 3 वर्गों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी हम अगर बात करें तो जो अनुच्छेद अभी हमने ऊपर चर्चा की कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11, इनको अगर हम बांटें तो हमको कुल तीन आधारों पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उनका हम क्या कर सकते हैं? इन अनुच्छेदों को 3 आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, इन अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक को हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 बात करता है अधिवास द्वारा नागरिकता की। ठीक है, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 ये दोनों किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता। और अनुच्छेद 8 जो है ये बात करता है, अनुच्छेद 8, फिर अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 ये बात करते हैं भारत से, ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की, ठीक है, नागरिकता का। फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं, अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 11 तक इन अनुच्छेदों में उल्लेख है नागरिकता संबंधी प्रावधानों का। इन प्रावधानों को हम वर्गीकरण 3 आधारों पर कर सकते हैं। कौन कौन से? अधिवास द्वारा नागरिकता, पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 5 बात करता है अधिवास संबंधी नागरिकता की,
अनुच्छेद 6-7 बात करता है पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता की। अनुच्छेद 8-9 बात करते हैं भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवास द्वारा नागरिकता, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 की। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अनुच्छेद 5 की। अधिवास क्या है? तो थोड़ा सा इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज़ किया हुआ है, डोमिसाइल। आप सभी के पास में डोमिसाइल होगा ही होगा। ठीक है, अधिवास प्रमाण पत्र होता है ना, डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो होता है उसी को अधिवास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डोमिसाइल है क्या। ठीक है, अधिवास किसे कहते हैं। ठीक है, अधिवास है क्या, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ लाइन देते हैं तो उसमें हो सकता है वो यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दें कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात आती है अधिवास क्या होता है। तो अधिवास को लेकर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, हाँ, अधिवास की भी परिभाषा संविधान में नहीं है। ठीक है, इसकी भी परिभाषा संविधान में नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक, तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों पर इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो उसी में से एक वाद है जिसका नाम है मोहम्मद रजा। ठीक है, मोहम्मद रजा बनाम स्टेट ऑफ मुंबई वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। ठीक है, मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। कब की बात है ये? 1966। ठीक है, 1966 में एक वाद पहुंचा, मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। ठीक है, उस समय बम्बई कहा जाता था। ठीक है, तो इस वाद में यहाँ पर क्या होता है, न्यायालय ने इसकी परिभाषा दी। परिभाषा में क्या कहा कि अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थायी घर अथवा स्थान से है जहां व्यक्ति अनिश्चित काल तक रहने का आशय रखता है। ठीक है, अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थायी घर अथवा स्थान से है जहां कोई व्यक्ति अनिश्चित काल तक रहने का आशय रखता है। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है? घर की। कि पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्थायी घर। घर कैसा हो? स्थायी घर। ठीक है, और वहां पर रहने का आपका अनिश्चित काल का आशय हो। यानी आप अनिश्चित काल तक, कोई टाइम टेम्परेट नहीं है कि हम मैं इतने ही दिन रहूंगा, अनिश्चित काल तक रहने की आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो वही कहलाता है अधिवास। बात आगे समझ में? आपके पास भारत का डोमिसाइल है, इसका मतलब कि आप भारत में यहाँ पर आपका स्थायी घर है और अनिश्चित काल तक भारत में रहने का आपका आशय है। ठीक है, यहाँ पे तो अधिवास की परिभाषा आ गई आपको समझ में। ठीक, तो अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 जो है वो इसी संबंध में बात करता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक, तो इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका निवास भारत के क्षेत्र में है और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, चीज आ रही समझ में कि भाई भारत क्षेत्र में पैदा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसके माता पिता में से कोई एक भारत क्षेत्र में पैदा हुए थे तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर जो संविधान प्रारंभ होने के ठीक कम से कम 5 साल पहले तक भारत में निवास कर रहा हो, सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कह देंगे। चीज आ गई समझ में? तो ये अधिवास द्वारा नागरिकता सुनिश्चित करता है भारत में। अब बात आती है अनुच्छेद 6 की। ठीक, अनुच्छेद 6 और 7 हमने बताया था पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है। ठीक, तो अनुच्छेद 6 जो है
पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार पे चर्चा करता है। आपको पता है 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बहुत सारे व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने कौन से अनुच्छेद में रखे? तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में जो आ गया वो भारत का नागरिक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भारत में आ गया वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, वैसे अनुच्छेद 6 और 7 उतने महत्वपूर्ण वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कोई प्रासंगिकता इनकी नहीं है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसी कारण क्या हुआ था कि इन दोनों को दो भागों में, इन दोनों अनुच्छेदों को उसमें शामिल किया गया, ताकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 6 में सिंपल सी बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 5 के तहत वो नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, अब बात होती है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति। अब बात क्या हो रही है कि भाई भारत से भी तो बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान गए थे ना, तो जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को की नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। तो इसमें क्या कहा? इसमें भी एक डेट रखी है, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के पश्चात जो पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान चला गया व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकेगा यदि वह भारत में पुनः बसने की अनुज्ञा के आधार पर लौट आता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अधिरोपित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। यानी मान लो 1 मार्च 1947 को कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, भावनाओं में बह गया वो, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसको लगा कि नहीं यार गलत जगह आ गए अपन। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो भारत आता है तो हम उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन कब? जब वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो अर्हता है, क्या है, 19 जुलाई 1948 वाली, ये पूरी करता है तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या बात करता है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों पर चर्चा करता है अनुच्छेद 8। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 पे हम चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है जो जन्मे भारत में लेकिन विदेशों में रहते हैं, अर्थात भारत में उनका अधिवास नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति, उनका जन्म क्या हुआ है? जन्म भारत में हुआ है। भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहलाएंगे? जिनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उनका अधिवास जो है वो अधिवास भारत नहीं है, वो कहाँ पे है? विदेश है। उनका अधिवास कहाँ है? विदेश है। चीज आ रही समझ में? तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके पिता या माता में से कोई, या उसके पितामह या पितामाही यानी दादा दादी, या उसकी मातामह मातामाही यानी नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और वह भारत के बाहर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए अगर नागरिक के रूप में तो। ठीक है,
और रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको पता होगा कि हमारे राजनयिक जो होते हैं, राजदूत कार्यालय हर देश में होते हैं, तो उसके सामने उसको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आवेदन संविधान लागू होने के पूर्व या पश्चात किया जा सकता है। कोई डाउट तो नहीं ना। वे भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के अधिकार का यहाँ पर उल्लेख किया है। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, जिनका जन्म तो भारत में हुआ है ये, लेकिन उनका अधिवास कहाँ पे है, विदेश में। या फिर ये हो सकता है उनका जन्म ना होकर उनके माता पिता, माता माही यानी नाना नानी, और पिता माही यानी दादा दादी का जन्म भारत में हुआ, तो वो भारतीय मूल के कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्थिति है, उनको अगर भारत की नागरिकता लेना हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे, राजदूत कार्यालय में जाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ही देश का नागरिक हो सकता है, एक साथ एकाधिक देशों का नागरिक नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो स्वतः भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थोड़ा डीप में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि यह व्यवस्था संविधान लागू होने के पूर्व अर्जित नागरिकता के मामले में लागू होती है। ये जो अनुच्छेद 9 है ये बात कहाँ की करता है, संविधान लागू होने के पूर्व। ठीक है, संविधान लागू होने के पूर्व के, ठीक है, संविधान लागू होने के पूर्व के अर्जित नागरिकता के मामले में लागू होता है, बाद वाले मामले में नहीं। संविधान लागू होने के पूर्व में जो तुम्हारी नागरिकता थी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, कि आप नागरिक नहीं होंगे। बात आ रही समझ में। यानी भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के ठीक पूर्व, ठीक है, भारत में जो भारतीय संविधान लागू हुआ। कब संविधान लागू होता है, तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बन के कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के लागू हुआ था। ठीक है, बन के कंप्लीट हुआ था और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 26 नवंबर 1949 इस डेट को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 इस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, पहली वाली 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इस तारीख को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस। ठीक है, यानी 26 जनवरी के ठीक पहले अगर मान लो कि मेरी नागरिकता अमेरिका की थी, ठीक है, तो अब जो है मैं भारत का नागरिक नहीं रह जाऊंगा अगर मैंने अमेरिका की नागरिकता ही कंटिन्यू की। ठीक है, लेकिन अगर भारत के लिए अप्लाई कर दिया तो मैं भारत का नागरिक हो जाऊंगा। बात आ रही समझ में। लेकिन मैं आज अगर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करता हूं तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में विनिश्चय करने का अधिकार किसको दिया है, भारत की सरकार को। संविधान क्या कहता है, सरकार निर्धारित करेगी कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद किसी अन्य देश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक होगा या नहीं। बात आ रही है ना समझ में मैं क्या कह रहा हूं, कि स्वेच्छा से अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता मैं आज ग्रहण कर लूं तो जरूरी नहीं है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा। ये निर्धारित करेगी सरकार। सरकार कह देती है कि नहीं आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अगर गृह मंत्रालय कह देता है कि नहीं आप रह सकते हो तो मैं रह सकता हूँ। ठीक है, ये अनुच्छेद 9 बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान लागू होने के पूर्व की बात कर रहा है, संविधान लागू होने के बाद की नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। हाँ, आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। तो वह तब तक, ठीक है, व्यक्ति जो रहता है जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती। ठीक है,
संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है उस विधि द्वारा उसकी नागरिकता जब तक समाप्त नहीं होती वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो यानी आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्य के विधानमंडल इस संबंध में विधि नहीं बना सकते। किसके पास अधिकार है? संसद के पास अधिकार है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? और दूसरी बात है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। सिंपल सी बात है, सारी पावर दे रखी संसद को, यानी संसद डिसाइड करेगी कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, ये पावर किसके पास में? संसद, अनुच्छेद 11 के अनुसार। ठीक है, एक बार फिर से इन अनुच्छेदों को रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 किसकी बात कर रहा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जो ऐसे प्रारंभ यानी संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ गया वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको फिर से नागरिकता ग्रहण करनी है तो अनुच्छेद 6 के तहत उसको अर्हता पूरी करनी होगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी उनमें से कोई एक भारत में जन्मा हो। ठीक है, लेकिन वो वर्तमान में अधिवास कहाँ पे कर रहे हो? विदेशों में। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखना कि आप में से कुछ लोग एक बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अधिवास और नागरिकता, अधिवास और निवास, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अधिवास और निवास दो शब्द, एक होता है अधिवास, ठीक है, और एक होता है निवास। निवास, इन दोनों में क्या अंतर है? अधिवास और निवास। अधिवास तो आप लोग समझ गए हैं, क्या हो जाता है कि भैया वह किसी क्षेत्र में आपका क्या हो, घर हो, ठीक है, और आपका लंबे समय तक वहाँ पर निवास का आशय हो, तो वह अधिवास हो जाएगा। और निवास क्या है? तो निवास एकमात्र भौतिक कृत्य है, अर्थात किसी स्थान विशेष में रहना या पाया जाना निवास है। अरे आप अगर मान लो कि भैया अभी 1 साल से आप अमेरिका में रह रहे हो, 1 साल से आप क्या कर रहे हो? अमेरिका में रह रहे हो, तो हम कहेंगे 1 साल से आप अमेरिका में निवास कर रहे हो, ये नहीं कहेंगे 1 साल से आप अमेरिका में अधिवास कर रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका मन है अमेरिका में ही लंबे समय तक रहने का है, तो हम क्या कहेंगे? आप अधिवास कर रहे हो। बात आ रही समझ में? ठीक है, आपका स्थायी घर है वहाँ पे और आप लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक वहाँ पर रहने का आपका आशय है, तो आप अधिवास कर रहे हो। लेकिन अभी कुछ समय के लिए गए हो तो आप निवास कर रहे हो। बात आ रही ना समझ में? ठीक है, आप भारत के अधिवासी हो लेकिन मध्य प्रदेश के या किसी भी राज्य के निवासी हो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो ये जो बात थी, ये थे हमारे अनुच्छेद। अब इन अनुच्छेदों का जो रहेगा कुछ क्या बोलते हैं उसको, संसद ने, जैसे हमने क्या बात की, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया और प्रयोग करके क्या पारित किया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसके तहत नागरिकता संबंधी प्रावधानों को लागू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संसद ने जो ये अधिनियम पारित किया है तो इसके क्या प्रावधान है इसको समझना। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसके तहत संसद ने 5 प्रकार निर्धारित किए हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि भारत की नागरिकता आप कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? तो 5 प्रकार, 5 ही ऐसे प्रकार हैं जिनके तहत आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से ही आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशक्रम से, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, अर्जित भूभाग द्वारा। बस यही 5 प्रकार है जिनके द्वारा आप भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब जन्म से क्या हो जाएगा? तो जन्म से समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसका जन्म कब हुआ हो?
26 जनवरी, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या को, या तो 26 जनवरी 1950 को जन्मा हो या उसके बाद, ठीक है, भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसको हम क्या कहेंगे, भारत का नागरिक सीधे सीधे कह देंगे, जन्म से। यहाँ पे संविधान के प्रारंभ पर उसको नागरिकता सीधे सीधे मिल जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है भाई, जन्म से नागरिकता का मतलब आप समझे। 26 जनवरी 1958 लिख दिया मैंने, सॉरी, 26 जनवरी 1950, ठीक है, कोई व्यक्ति जन्मा हो या फिर इसके बाद वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसका हमें पाकिस्तानियों ने बहुत फ़ायदा उठाया। ठीक है, पाकिस्तानियों ने क्या किया, जैसे ही कोई पाकिस्तानी महिला जो कि गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती है, तो वो अपने 90 महीने में भारत आ जाती थी। ठीक है, भारत आ जाती थी और भारत में उस बच्चे का जन्म हो जाता था। ठीक है, भारत में उस व्यक्ति का जन्म हो जाता था। अब हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, वो बच्चा भारत का नागरिक। माता पिता कहाँ के नागरिक? पाकिस्तान के नागरिक। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। अब बच्चा भारत का, माता पिता पाकिस्तान के नागरिक। अब ऐसी स्थिति में माता पिता को नागरिकता देनी पड़ती थी, जिससे क्या हो रहा था कि बड़ी अव्यवस्था फैल रही थी, बड़ी अव्यवस्था फैल रही थी। अब इस स्थिति से बचने के लिए हमने इसमें संशोधन कर दिया। इस स्थिति से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया। तो 1987 में हमने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया। ठीक है, और संशोधन अधिनियम जो था 2003 के नाम से जाना गया, वो उसमें क्या कर दिया कि भैया उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, अथवा माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक और दूसरे ने उस जन्म के समय भारत में अवैध रूप से नहीं किया है। ठीक है, अवैध रूप से भारत में प्रवेश नहीं किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भारत के नागरिक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से इस प्रावधान को समझा रहा हूँ कि भैया हमने लिख दिया था कि जन्म से भारत का नागरिक, यानी 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या इसके बाद भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। पाकिस्तानी महिला प्रेग्नेंट होकर 90 महीने में भारत आ जाती थी और भारत में वो बच्चे को जन्म दे देती थी और उस आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि हमारे मतलब भारत में क्या हो रहे थे, आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी भारत में, क्योंकि भाई पाकिस्तान कुछ बुरे इरादों के साथ भी ये इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। तो इस स्थिति से बचने के लिए 1987 में हमने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। ठीक है, संशोधन कर दिया कि भैया क्या संशोधन किया कि कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा है उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहा हो। 1987 में क्या संशोधन किया कि भैया सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का जन्म भारत में हो जाने से वो नागरिक नहीं रहेगा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। सिर्फ उस बच्चे का जन्म भारत में हो जाए तो भारत का नागरिक नहीं है। तो उसमें से क्या हुआ कि वो अवैध रूप से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते थे और फिर क्या हो जाता था, भारत के नागरिक बन जाते थे। इस स्थिति से बचने के लिए 2003 में हमने फिर संशोधन कर दिया। 2003 में संशोधन करके क्या किया कि भाई माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी अवैध रूप से भारत में नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर अवैध रूप से भारत का नागरिक हुआ तो हम उसको नागरिक नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से 1987 और 2003 दो बार उसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं वंश क्रम द्वारा नागरिकता। इसमें क्या बात है, तो इसमें कहा गया है कि भाई 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो, अथवा 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कब, 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 के से पूर्व उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो, या 10 दिसंबर 1992 को या उसके जन्म के पश्चात उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, तो वो क्या रहेगा, वंश क्रम के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा साधारण शब्दों में समझो। वंश क्रम के आधार पर नागरिकता का सिंपल सा सिस्टम था कि पहले क्या था, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कि भैया सिर्फ पिता के आधार पर नागरिकता निर्धारित हो रही थी। ठीक है,
यानी कोई व्यक्ति जिसका पिता 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो और उसका पिता भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 में क्या हुआ, इसमें संशोधन करके माता को भी जोड़ दिया गया। महिला सशक्तिकरण चल रहा था तो माता को भी जोड़ दिया गया, यानी माता और पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी वंशक्रम के आधार पर। बता रही समझ में? तो माता शब्द कब जुड़ा इसमें? 1992 में। 1992 के पहले 26 जनवरी 1950 तक क्या चला था? तो पिता शब्द चल रहा था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, इसमें क्या है? तो भैया सीधा सी बात है कि आवेदन करना होगा और आवेदन के कम से कम 7 वर्ष पूर्व, आवेदन के कम से कम 7 वर्ष पूर्व से आप मामूली तौर पर भारत में निवास कर रहे हो। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व से आप मामूली तौर पर भारत में निवास कर रहे हो, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता को अगर हम कहें तो इसमें क्या रहेगा कि आपने नागरिकता के लिए आवेदन दिया और आवेदन देने के 12 महीने, ठीक है, 12 महीने पहले से आप भारत में निवास कर रहे हो। ठीक है, और इन 12 महीनों को पहले कुल 12 वर्षों, ठीक है, 12 वर्षों तक आप सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहे हो। बात आ रही समझ में? आपने आवेदन दिया, देने के 12 महीने पहले से आप भारत में निवास कर रहे हो और भारत सरकार की सेवा में हो, और इन 12 महीने के ठीक पहले 12 वर्षों से आप सामान्य रूप से भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो आप देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और साथ में ही आपने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति एवं मानव विकास जैसी क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा दी हो तो भी आप देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाता है अर्जित भूभाग का समावेशन द्वारा, यानी भारत ने अगर कोई क्षेत्र जीत लिया तो सीधी सी बात है भारत भी यहाँ पर उस क्षेत्र के नागरिक भी स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत को जीत लिया है, ठीक है, तो वहाँ के नागरिक भी स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो अर्जित भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता बहुत ईजी है। अब ये तो हमने बात की क्या, नागरिकता प्राप्ति की। भाई अब नागरिकता प्राप्त हो गई तो समापन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो नागरिकता का समापन जो वो 3 प्रकार से हो सकता है। ध्यान रखना है, नागरिकता का जो समापन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से नागरिकता का समापन हो सकता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहला है नागरिकता का परित्याग। नागरिकता का परित्याग, कोई भी व्यक्ति जो भारत के साथ साथ किसी अन्य देश का नागरिक भी है, घोषणा के द्वारा भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है। यानी हमने क्या कर दी, हम भारत के साथ साथ किसी अन्य देश के भी नागरिक हैं और घोषणा कर दी कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, बस मामला खत्म, नागरिकता का परित्याग कर दिया। दूसरा, नागरिकता की अगर समाप्ति हो जाए, जैसे कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, हमने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो हम भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है नागरिकता से वंचित होना। अब वंचित किन आधारों पर हो सकता है? तो हम निम्नलिखित आधारों पर नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात, हमने क्या किया हो, छल कपट से नागरिकता हासिल की हो। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण आदि में जो प्रमाण पत्र दिया था वो कपट, मिथ्या, निरूपण अथवा सार्वधान तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया हो। ठीक है, दूसरा कि उसने अपने किसी कृत्य या भाषण द्वारा अपने को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीन दिखाया हो, यानी आपने हमारे संविधान का अपमान किया हो। अगर भारतीय संविधान का आपने अपमान किया है तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रह जाओगे। ठीक है, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, युद्ध में आपने क्या किया, शत्रु देश की सहायता की, युद्ध चल रहा है और आप शत्रु देश की सहायता कर रहे हो तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रह जाओगे। ठीक है, जहाँ रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण में 5 वर्ष की अवधि के भीतर किसी को कम से कम 2 वर्ष के लिए कारावास या दंड दिया गया हो, ठीक है, कारावास या दंड की सजा मिल चुकी हो 2 वर्ष तक की, तो भी आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर
किसी देश में सामान्यतः निवास कर रहा हो, लेकिन विदेश में शिक्षा प्राप्त करने अथवा भारत सरकार की सेवा में रहने वाले व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। यानी आप 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर आप शिक्षा प्राप्त करने गए हो या भारत सरकार की सेवा में रहने वाले व्यक्तियों पर ये प्रावधान लागू नहीं होते। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप लोगों को एक रोचक तथ्य बताता हूँ कि कोई कंपनी क्या नागरिक है? किसी कंपनी को नागरिकता मिल सकती है? तो याद रखना है, कोई भी कंपनी नागरिक नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि नागरिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक के अंतर्गत आती है, कृत्रिम नहीं। प्राकृतिक चीज़ों को ही नागरिकता प्रदान की गई है, कृत्रिम को नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कंपनी जो है ये कृत्रिम के अंतर्गत, कृत्रिम व्यक्ति माना गया है कंपनी को। ठीक है, प्राकृतिक नहीं माना गया है, ये ध्यान रखेगा। तो इसीलिए कंपनी जो रहेगी वो नागरिक नहीं रहेगी। कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि ये जो है ये इससे रिलेटेड आयरन एंड स्टील कंट्रोलर के मामले में, ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि कंपनी कोई नागरिक नहीं रहेगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो इस चीज़ को विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना है, नागरिकता से संबंधित कोई विशेष क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हमें नागरिकता को लेकर ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, बस इतनी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बाकी आप विशेष नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता से कोई विशेष क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक, पर मेंस में यहाँ पे नागरिकता के संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता का महत्व पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर नागरिकता के वर्गों का उल्लेख। ठीक है, ये अनुच्छेद से पूछा जाना तो बहुत रेयरली पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से रिलेटेड जो ये 5 प्रकार की नागरिकता है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, या फिर नागरिकता का समापन। तो बस इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। और आप लोगों को कुछ डाउट रहे तो आप बिल्कुल बताइएगा। और इसी सीरीज के माध्यम से हम अगले भाग में मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।